गुड आफ्टरनून क्लास, आवाज़ आ रही है सबको? तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अनुभव गर्ग, अनुभव अब माइक ऑन नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, क्या पढ़ा था हमने? हम्म हम्म रविंद्र, बंद कर दो अपना माइक। हाँ बोलो अनुभव। और तुम्हें क्या क्या समझ में आया लास्ट क्लास में? जो तुम्हें समझ में आया है, जितना समझ में आया है उतना बताओ। जो भी आया है वो बताओ। हम्म हम्म और रॉ मटेरियल्स कैसे होने चाहिए, इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए? हाँ बताओ उनके बारे में, कैसे होने चाहिए इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स आपके पायलट प्लांट में? हम्म हम्म गुड अनुभव। आकांक्षा, आकांक्षा क्या क्या पता है तुम्हें पायलट प्लांट के बारे में? क्या क्या कंसिडरेशंस होते हैं, जनरल कंसिडरेशन फॉर पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स? हम्म 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 ओके गुड, वेरी गुड। तो हमने पायलट प्लांट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर लार्ज स्केल से पहले हम क्या करें, एक छोटे अमाउंट में कोई भी बैच बनाएं तो उसमें हम क्या देख सकते हैं, ताकि हम मिस्टेक्स फाइंड कर सकें, मिस्टेक्स को फाइंड कर सकें ताकि लार्ज स्केल पे वो चीज़ ना हो। उसके लिए हमने इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स, इन सब के भी बारे में बात की थी। यानी कि हर चीज़, हर स्टेज पे आपका स्टैंडर्डाइज जो आपका प्रोसीजर हो रहा है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। इन सब के बारे में बात करने के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स। यानी कि आज हम सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। सॉलिड्स कौन से? टैबलेट्स, कैप्सूल्स। यानी कि जो टैबलेट कैप्सूल्स है उनकी हम पायलट प्लांट स्केल अप कैसे करते हैं। लिक्विड के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में। तो इससे पहले हम ये बात करेंगे आपकी पायलट प्लांट में कि जो हम सॉलिड्स के लिए कंसिडरेशन रख के चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी जो कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले। तो सबसे पहले इसमें आता है मटेरियल की हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट जो आपकी हेडिंग आएगी पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स में, वो आएगी मटेरियल हैंडलिंग। कि मटेरियल जो है उसको हम हैंडल कैसे कर रहे हैं। कौन से मटेरियल्स? रॉ मटेरियल्स, एक्सिपिएंट्स, जितने भी आपके मटेरियल्स हैं उनको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम पहले बात करते हैं लेबोरेटरी स्केल पे। तो जो लेबोरेटरी स्केल पे हम कोई भी काम करते हैं वो हम छोटे अमाउंट में करते हैं।
जो पायलट प्लांट का ही है उससे पहले हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी स्केल पे काम करते हैं पायलट प्लांट से पहले। उसमें हम छोटे अमाउंट में ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो इक्विपमेंट्स होंगे वो छोटे ही साइज़ में लेंगे। और कैसे होने चाहिए आपके, वही चीज़ है, पोर्टेबल होने चाहिए। पोर्टेबल होंगे तो एक से दूसरी जगह जाने में भी आसानी होगी। अब अगर लार्ज स्केल पे करते हैं तो क्या होंगे, फर्स्ट आपका लेबोरेटरी स्केल पे जो हमारे छोटे छोटे जो बैचेस हैं उन पे हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, उनमें से पाउडर कैसे ले सकते हैं, बाय स्कूप से ले सकते हैं अपने पाउडर, क्योंकि छोटे स्केल पे कर रहे हैं, छोटे अमाउंट में कर रहे हैं, तो पाउडर की जो क्वांटिटी होगी वो भी स्मॉल क्वांटिटी में होगी, तो वो हम स्कूप की हेल्प से ही कर सकते हैं, यानी कि बाय पर्सन जो भी है वो स्कूप की हेल्प से कर सकता है। सेकंड आ जाता है आपका लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल में क्या होता है, हमको क्या चाहिए, मैकेनिकल मीन्स चाहिए ही चाहिए, यानी कि मशीन की हमें ज़रूरत होगी ही होगी। आसिफ टाइम पे आया करो। तो लार्ज स्केल पे हम बात कर रहे थे। लार्ज स्केल पे क्या होगा कि जो आपके स्कूप है उनकी हेल्प से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लार्ज क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट चाहिए, और अगर हम लार्ज क्वांटिटी में स्कूप की हेल्प से कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उससे क्या होगा, वो गिरने के चांसेस हो सकते हैं, वेस्टेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें मैकेनिकल कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो हमारे मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, ताकि आपकी वेस्टेज ना हो, यानी कि पाउडर ना गिरे और एक से दूसरी जगह भी हम इसको रख सकें। फिर आपका आता है लिफ्टिंग। और कैसे कर रहे हैं हम, लिफ्ट कैसे कर रहे हैं, जितने भी ड्रम्स हैं, क्योंकि जितने भी एक्सिपिएंट्स आ रहे हैं आपके, API आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ड्रम्स में आते हैं। तो ड्रम्स को हम लिफ्ट कैसे कर रहे हैं, उनको उठा कैसे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मिस हैंडलिंग की और वो गिर गया और उसमें से सब कुछ जो आपका रॉ मटेरियल है, जो आपका API है, वो क्या हो सकता है, गिरने के बाद अगर 2 ड्रम्स गिर जाते हैं तो दोनों क्या हो सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं, क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा मटेरियल हैंडलिंग में। तो हम किस किस तरीके के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग में। कुछ मेथड्स होते हैं जैसे वैक्यूम लोडिंग। हम क्या कर सकते हैं, वैक्यूम की हेल्प से जितने भी आपके ड्रम्स हैं, तो एक वैक्यूम लोडिंग सिस्टम हम कर सकते हैं, जिसमें हम ड्रम्स को किसकी हेल्प से, वैक्यूम की हेल्प से बंद कर दें, ताकि वो ईजिली ओपन ना हो। और क्या कर सकते हैं, आपका मीटरिंग पंप होता है जो हम लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सॉलिड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना ही हमारे पास वो अवेलेबल होगा। जितना हमें चाहिए हम मीटरिंग पंप में पहले से ही उसको एडजस्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास उतना ही मटेरियल आ सके। तो इन चीज़ों को यूज़ करने से होगा क्या कि जो वेस्टेज हो रहा है आपके किसका, मटेरियल का, वो कम हो जाएगा। तो मिनिमम लॉस ऑफ मटेरियल, इन सब को चीज़ों से करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लॉस हो रहा है मटेरियल का वो कम हो सकता है। अब क्या होगा, जब हम कुछ प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, क्रॉस कंटामिनेशन का आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। और क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेटिंग क्लीनिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। किसको फॉलो करना पड़ेगा, वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर में क्या होगी, आपकी SOP होगी, जिसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर लिखा हुआ होगा। किसके बारे में, कि हमारी क्लीनिंग कैसी होनी चाहिए। अगर हमने एक API एक ट्रांसफ़र किया है एक रूम में, तो उसके बाद हम क्या क्लीनिंग इसके करेंगे, तब उसके बाद हम दूसरा ड्रम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे या कैसे करेंगे। तो ये सब आपका जो भी मेंशन होगा किस में होगा, वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर के अंदर मेंशन होगा। नोट कर लेना किस में होगा मेंशन, वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसीजर्स आपके होते हैं, जिसमें वैलिडेटेड यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके हर प्रोसीजर लिखे रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्लीनिंग को करेंगे, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस कम हो सके। तो ये हमने पढ़ा मटेरियल हैंडलिंग में। और तो फर्स्ट आपका टॉपिक हुआ जनरल, जो आपकी कंसिडरेशन है फॉर सॉलिड्स मटेरियल हैंडलिंग, की मटेरियल की हैंडलिंग हमें किस किस तरीके से करनी चाहिए। अब सेकंड आती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग प्रोसीजर क्या होता है, जब हम ग्रैन्यूल्स बनने के बाद
जब हम लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। और लुब्रिकेंट क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सके। जब आपका कंप्रेशन पार्ट चलता है तो कंप्रेशन में क्या होता है, जब मशीन में हम पाउडर ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर आपके ग्रैन्यूल्स में लुब्रिकेंट नहीं होगा तो उससे क्या हो सकता है, वो एक दूसरे में चिपक सकते हैं। उससे क्या हो सकती है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को कम कर सकते हैं। इस वजह से हम ब्लेंडिंग पे भी ध्यान देंगे कि हम ब्लेंडिंग कैसी कर रहे हैं। तो ब्लेंडिंग में हम क्या करेंगे, जो भी आपके ग्रैन्यूल्स बन रहे हैं, कोई भी ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, चाहे वो कैप्सूल्स के लिए हम ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं या फिर टैबलेट्स के लिए कैप्सूल्स बना रहे हैं, वो हम किस तरीके से बना रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ब्लेंडिंग हो रही है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि जो हम लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं अपने पाउडर में वो प्रॉपरली उसमें मिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ अमाउंट के पाउडर में आपका लुब्रिकेंट ज़्यादा हो गया है और कुछ पार्ट में क्या है, कम है, जिसकी वजह से ब्लेंडिंग क्या हो गई, इम्प्रॉपर हो गई और उसकी वजह से आगे चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपके डिफेक्ट्स आ सकते हैं। कैसे कैसे डिफेक्ट्स आ सकते हैं? मॉटलिंग आ सकती है, कैपिंग आ सकती है, लैमिनेशन आ सकती है। आपके डिफेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े हुए भी हैं टैबलेट्स में। वासिफ, क्या होती है कैपिंग, लैमिनेशन? वासिफ राव, माइक ऑन करो। हर्ष, कैपिंग, लैमिनेशन, मॉटलिंग के बारे में कुछ पता है? नहीं। लैमिनेशन बताओ। अच्छा, लैमिनेशन क्या होती है? मॉटलिंग? तुम डबल इम्प्रेशन बता रहे हो। कैपिंग जो डिफेक्ट आता है फिर दोस्त वो टैबलेट में आता है, कैप्सूल में वो आता ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम कैपिंग है तो वो कैप्सूल में ही आएगी। हाँ पीयूष? हाँ, और कैपिंग मैं बता देती हूँ फिर से, माइक ऑफ कर दो। हाँ, माइक ऑफ कर दो, मैं बता देती हूँ। तो जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं मॉटलिंग, कैपिंग, लैमिनेशन, इसमें होता क्या है, कैपिंग में क्या होता है, जो आपकी टैबलेट की ऊपर की लेयर जो है वो अलग हो जाती है। ऊपर से जो आपकी लेयर है वो प्रॉपर क्या होती है, सही से पंच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो आपकी लेयर है प्रॉपर ब्लेंडिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर उसमें लुब्रिकेंट ना होने की वजह से जो आपका ऊपर की जो लेयर है टैबलेट की, किसी भी टैबलेट, कोई भी टैबलेट ले सकते हो, राउंड शेप की हो सकती है, कोई भी शेप की हो सकती है, ऊपर से जो हल्का सा जो उसका कैप की फॉर्म में उतर जाए, यानी कि जो आपकी लेयर है वो एक लेयर में उतर जाए, तो उसको हम बोलते हैं कैपिंग। बट अगर एक से ज़्यादा लेयर में आपकी कैपिंग आ रही है, एक से ज़्यादा लेयर्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैमिनेशन। अगर एक से ज़्यादा लेयर्स में आपकी टैबलेट के अंदर शो हो रही है कि एक से ज़्यादा लेयर्स आ रही हैं, इसके अंदर टूट रही है एक से ज़्यादा लेयर में, तो वो होती है लैमिनेशन। और मॉटलिंग होती है इम्प्रॉपर, जिसमें कलरिंग हो जाती है, कलर कहीं कहीं पे स्पॉट्स शो हो जाते हैं, इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कलर। तो यानी कि कहीं कहीं पे हमें, अगर आप सोच रहे हो, अगर आप सपोज़ करो आपकी कोई टैबलेट है वो ब्लू कलर की है, बट उसमें क्या है, जो उसमें रॉ मटेरियल्स डले हुए हैं वो वाइट कलर के भी डले ही होंगे, तो जो वाइट कलर की स्पॉट्स आ जाने या फिर ब्लू कलर की ज़्यादा अगर प्रॉपर उसमें मिक्सिंग नहीं हुई है, तो जो कलर है आपका ब्लू कलर वो डार्क ब्लू कलर के कहीं पे स्पॉट्स आ जाएंगे, तो ये होती है मॉडलिंग। तो ब्लेंडिंग हमें इसलिए देखनी होती है ध्यान से कि ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो आपकी ब्लेंडिंग प्रोसीजर चल रही है वो प्रॉपरली मिक्स हो रहा है, लुब्रिकेंट उसमें पाउडर में प्रॉपरली मिक्स हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिफेक्ट्स आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपकी टैबलेट और कैप्सूल है उसका जो अमाउंट है, यानी कि जितना उसका बैच है वो कितने बैच में बन रहा है।
ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग हम इक्विपमेंट्स लेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास जो मटेरियल है वो तो हमारे पास कम अमाउंट में है और इक्विपमेंट्स हमने क्या ले लिए, बड़े ले लिए, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अगर हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ले लिए जो हमने ज़्यादा ले लिए हैं तो वो क्या करेंगे, लम्प्स बन सकते हैं। अगर ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं होगी तो क्या हो सकते हैं, लम्प्स बन सकते हैं, गांठें बन सकती हैं, वो एक से दूसरे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एग्लोमरेट हो जाएंगे, जिनसे क्या होगी, वो फ्लो प्रॉपर्टी को डिक्रीज़ कर देंगे। इसलिए हमें ब्लेंडिंग देखनी ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी को डिक्रीज़ कर सकती है और फ्लो प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होगी तो आपके डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अब क्या होगा, अगर हम देखें कि अगर हम ओवरलोडिंग कर दें अपने ब्लेंडर में, कोई भी ब्लेंडर होगा, ऑक्टागोनल ब्लेंडर हो गया, डबल कोन ब्लेंडर हो गया, तो इस ब्लेंडर में हमने क्या किया, ओवरलोड कर दिया अपना मटेरियल, यानी कि जितना हमें उसमें डालना चाहिए अमाउंट, उससे ज़्यादा हमने उसमें को फिल कर दिया। तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उससे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी फ्री फ्लोइंग नहीं होगी, पाउडर की फ्री फ्लो नहीं कर पाएंगे। क्या हो जाएगा, वो पूरा ऊपर से ही फिल हो जाएगा तो फ्री फ्लो नहीं हो पाएगा, फ्री फ्लोइंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर्ली, तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा लुब्रिकेंट सही से। क्योंकि आप खुद ही सपोज़ करो, अगर आप कोई ग्लास है आपके पास और उसको आपने पूरा फिल कर दिया और आपको उसमें दो चीज़ें मिक्स करनी है, तो आप कैसे मिक्स कर पाओगे, आप कैसे उसको मिक्स कर पाओगे, मिक्स कर ही नहीं पाओगे जब, क्योंकि वो तो पूरा फिल हो चुका है ऊपर तक, तो प्रॉब्लम आएगी मिक्स करने में। इसलिए हमें ये देखना होगा कि जो हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं वो ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए हमारे मटेरियल के अकॉर्डिंग। और क्या हो सकता है, अगर हमने ओवरलोड किया ब्लेंडर में, और क्या हो सकता है, जो कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी है वो भी कम हो सकती है। यानी कि जो कंटेंट हमारा है, एपीआई जो पाउडर है, वो उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी कम हो सकती है अगर ओवरलोड कर दिया जाए तो। और अगर हमने कम लोडिंग की है, यानी कि अंडर लोडिंग की है ब्लेंडर में, तो क्या हो सकता है कि जो आपका पाउडर है वो क्या होगा, सही से क्या होगा, रोल कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, पर प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगा। और इम्प्रॉपर मिक्सिंग होने की वजह से यही सब जो है आपकी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। यानी कि इसमें हम ये समझ रहे हैं कि ब्लेंडिंग आपकी प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो सकता है, उससे आगे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कैपिंग आ सकती है, लेमिनेशन आ सकती है। और हमें क्या स्केल अप करने के लिए, कोई भी पायलट स्केल अप देखने के लिए हमें ये क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी ब्लेंडिंग में। ये एक तो टाइम ऑफ ब्लेंडिंग, यानी कि जो ब्लेंडिंग का टाइम कितना है, हमें ये चीज़ देखनी होगी। सेकंड हमें देखनी पड़ेगी कि ब्लेंडर की लोडिंग स्पीड कितनी है, ब्लेंडर में जब हम लोड कर रहे हैं अपना मटेरियल तो उसकी स्पीड कितनी है। थर्ड हमें देखना पड़ेगा ब्लेंडर का साइज़ क्या है, क्या ब्लेंडर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है या ब्लेंडर ज़्यादा छोटा नहीं है। तो हमें स्केल अप करने के लिए, पायलट स्केल अप करने के लिए, सॉलिड के लिए, ब्लेंडिंग में बता रही हूँ, तो ब्लेंडिंग में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। फर्स्ट, टाइम ऑफ ब्लेंडिंग, टाइम ऑफ ब्लेंडिंग कि ब्लेंडिंग का टाइम कितना है, कितना मिनट्स हमने ब्लेंडिंग करनी है, 20 मिनट्स करनी है, 30 मिनट्स करनी है, 40 मिनट्स करनी है, ये देखेंगे। सेकंड कि जो लोडिंग स्पीड है, हम कितनी स्पीड से ब्लेंडर को लोड कर रहे हैं। और थर्ड, ब्लेंडर का साइज़ क्या है। तो 3 चीज़ें हमने देखी स्केल अप में, टाइम ऑफ ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग लोडिंग स्पीड और ब्लेंडर साइज़। तो ये 3 चीज़ें देखी हमने। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स कुछ चेक करेंगे कि आपके ब्लेंडिंग के मिक्सिंग के लिए प्रोसेस पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। प्रोसेस पैरामीटर्स फॉर मिक्सिंग क्या होने चाहिए। फर्स्ट, टाइप एंड ज्योमेट्री ऑफ मिक्सचर कि मिक्सचर जो है वो कैसा है, उसका टाइप क्या है। सेकंड, ऑर्डर ऑफ एडिशन, ऑर्डर ऑफ एडिशन में क्या आएगा, यानी कि हम किस ऑर्डर से अपना रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास पूरा एक मास्टर रहता है, उस मास्टर में ऑर्डर लिखा रहता है कि हमें ये मटेरियल ऐड करना है, अब हमें ये एक्सिपिएंट ऐड करना है, इसके बाद हमें ये एक्सिपिएंट ऐड करना है। उस ऑर्डर से रॉ मटेरियल मिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हम चेक करेंगे आपके मिक्सिंग के प्रोसेस पैरामीटर्स के अंदर। और क्या देखेंगे कि आपका जो ब्लेंडर है वो कितने रोटेशन कर रहा है, क्योंकि ब्लेंडर क्या करता है, रोटेट करता रहता है, तभी तो मिक्सिंग उसमें होगी। अगर आपने कंपनी में गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे जो ब्लेंडर होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं कंटिन्यू। क्यों करते हैं, ताकि उसमें प्रॉपरली जो आपका लुब्रिकेंट है वो सही से मिक्स हो सके। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितने रोटेशन कर रहा है। और
आपका बीच बीच में क्या करना पड़ता है, हमें चेक भी करना पड़ता है कि जो हमारा ब्लेंडर है, जो ब्लेंडिंग प्रोसेस चल रही है, तो जो हमारा लुब्रिकेंट है वो प्रॉपरली ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हमें चेक करना होगा। तो क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर्स हमने चेक किए मिक्सिंग के लिए, कि टाइप क्या है मिक्सर का, ऑर्डर ऑफ एडिशन सही है या नहीं है, मिक्सर लोड लेवल कैसा है, और नंबर ऑफ रोटेशन क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन किसका, टाइम और स्पीड कितनी है, कितनी बार हमारा ब्लेंडर रोटेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे ब्लेंडिंग में। अभी इतना समझ में आया क्लास, जितना अभी मैंने समझाया वो समझ में आया? ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है, अभी हुआ मटेरियल हैंडलिंग, ब्लेंडिंग, फिर आपका आता है ग्रैनुलेशन। वैसे ग्रैनुलेशन पहले प्रोसेस है आपका, बट अभी मैं बाद में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पहले क्या होता है ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, ग्रैन्यूल्स बनने के बाद ब्लेंडिंग होती है। तो अब उसके बाद क्या होगा, हमने ग्रैनुलेशन में देखा कि दो टाइप से आपके ग्रैनुलेशन हो सकते हैं, फर्स्ट वेट ग्रैनुलेशन और सेकंड ड्राई ग्रैनुलेशन। ड्राई ग्रैनुलेशन हम उन कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो आपके कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जो मॉइस्चर एकदम से ले लेते हैं, उनके लिए हम कौन सा ग्रैनुलेशन यूज़ करते हैं, ड्राई ग्रैनुलेशन। और वेट ग्रैनुलेशन के लिए हम, जिसमें हम सॉल्वेंट जो ऐड करते हैं वो कैसा ऐड करते हैं, वेट करते हैं, तो इसलिए ये होता है वेट ग्रैनुलेशन। अब हम करते क्यों हैं ग्रैनुलेशन में, वेट ग्रैनुलेशन ड्राई ग्रैनुलेशन किस लिए करते हैं, क्या रीजंस होते हैं? सबसे पहले तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। फ्लो प्रॉपर्टी अगर ग्रैन्यूल्स आपके होंगे, अगर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो इतने फाइन हो जाएंगे कि वो एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। तो इसलिए उनके पहले से हम ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं ताकि वो ईजिली क्या हो, एक डोजेस फॉर्म बना सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़, ताकि वो चिपके नहीं एक दूसरे से और एक अपनी प्रॉपर डोजेस फॉर्म बना सके, टैबलेट बना सके। और क्या कर सकते हैं हम, जो पार्टिकल साइज़ है आपका, पार्टिकल साइज़ को चेक करने के लिए, क्योंकि पार्टिकल साइज़ पे भी डिपेंड करता है आपका कि ग्रैनुलेशन प्रॉपर होगा तभी कंप्रेशन प्रॉपर होगा। अगर पार्टिकल साइज़ बड़ा रह गया या पार्टिकल साइज़ यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हमें पार्टिकल साइज़ भी चेक करना होगा। तो ये सब चीज़ें आ गई आपकी ग्रैनुलेशन में। अब कुछ ग्रैनुलेशन के क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हम बाइंडर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जो हम ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए बाइंडर यूज़ कर रहे हैं, किसमें, एक्टिव में या रॉ मटेरियल्स को ऐड करने के लिए, बाइंड करने के लिए जो हम बाइंडर यूज़ कर रहे हैं वो हम कैसा यूज़ कर रहे हैं। क्या वो बाइंडर ऐसा है जो उसकी कैपेबिलिटी है उन प्रोडक्ट को बाइंड करने की, ये चीज़ देखेंगे। और आपके जो बाइंडर होता है, यानी कि जो आपका ग्रैनुलेटर होता है जिसमें प्रोसेस चलता है आपका ग्रैनुलेशन, जो प्रोसेस पूरा चलता है उसमें क्या होते हैं, इम्पेलर्स लगे होते हैं, चॉपर्स लगे होते हैं, तो जिनका काम क्या होता है, कटिंग का काम होता है, प्रॉपर मिक्सिंग का काम होता है। तो आपकी इनकी स्पीड जो है, चॉपर की, इम्पेलर की स्पीड कितनी है, ये सब भी आपको चेक करना होगा। जो आपका क्या है, जो स्प्रे नोज़ल है, जो स्प्रे हम जिससे कर रहे हैं, अगर हमें कोई सॉल्वेंट, वेट ग्रैनुलेशन आपका चल रहा है और वेट ग्रैनुलेशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, वेट बाइंडर ऐड कर रहे हैं, वेट सॉल्वेंट हम ऐड कर रहे हैं, तो वो किससे करेंगे, वाया स्प्रे नोज़ल। तो आपका जो स्प्रे नोज़ल है उसका डायरेक्शन सही है या नहीं है, उसकी स्पीड कैसी है, तो ये सब हम चीज़ें चेक करेंगे आपके ग्रैनुलेशन में। और क्या चेक करेंगे ग्रैनुलेशन में, कि आपका जो बाइंडर है हम कौन से मेथड से कर रहे हैं। जो बाइंडर हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम वेट ग्रैनुलेशन से करें तो कैसा बाइंडर ऐड करेंगे, वेट बाइंडर होगा, वेट सॉल्वेंट होगा हमारा। अगर ड्राई होगा तो ड्राई बाइंडर्स होंगे। और जो आपका टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर से आपका जो बाइंडर फ्लूइड है वो हम ऐड कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बाइंडर ऐड करते हो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी वो प्रॉपरली आपके ग्रैन्यूल्स को जो आपके ग्रैन्यूल्स है उनको बना सकता है, जो आपके फाइन पार्टिकल्स है उनको ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में बना सकता है, अगर प्रॉपरली जो टेम्परेचर है उसका सही है। तो बाइंडर फ्लूइड टेम्परेचर को देखेंगे। और बाइंडर एडिशन रेट एंड टाइम, यानी कि हम बाइंडर का एडिशन का रेट और टाइम भी ये देखेंगे, कितने रेट से और कितने टाइम में हम, क्योंकि हम क्या करते हैं, बाइंडर को कभी भी एकदम से ऐड नहीं करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, अगर आपने आटा गूंदा होगा घर में, तो क्या करते हैं हम, पूरा पानी एकदम से नहीं डालते हैं कभी भी,
हम बाइंड ही तो करते हैं, आटा गूंदते टाइम हम क्या करते हैं, आटा डालते हैं, पानी डालते हैं, हम एक साथ कभी नहीं डालते क्योंकि वो प्रॉपरली एक बाइंड हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी ऐड करते हैं और धीरे धीरे वो बाइंड होना स्टार्ट करता है। तो इसी तरीके से ग्रैन्यूल्स बनाते टाइम भी हम बाइंडर को क्या करेंगे, धीरे धीरे ही ऐड करते हैं, एकदम से हम ऐड नहीं करते। मिक्सिंग टाइम देखेंगे कि आपका मिक्सिंग टाइम कितना है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं किसमें, प्रोसेस पैरामीटर्स फॉर ग्रैनुलेशन। अब आपका एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मल्टी फंक्शनल प्रोसेसर। तो नाम से पता लग रहा है मल्टी फंक्शनल प्रोसेसर, जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस हो रहे हैं। अब इससे क्या समझ में आया आपको कि हमें क्या करना है, पायलट प्लांट स्केल अप में कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा इक्विपमेंट्स यूज़ करना नेसेसरी समझते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा काम उसमें हो सकते हैं। कौन कौन से, ड्राई ब्लेंडिंग हो सकती है, वेट ग्रैनुलेशन, ड्राइंग, साइजिंग, लुब्रिकेशन, ये सब चीज़ें उसके अंदर हो जाए तो ऐसा इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। और ऐसा इक्विपमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हम प्रेफर करते हैं ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं, जितनी वहाँ पे मैन पावर है तो वो उनका भी कम होगा वहाँ पे आना जाना, और जितने भी कांटेक्ट में आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट के या रॉ मटेरियल के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक ही आपका इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है तो आपको क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक ही इक्विपमेंट लिया है, उसी में ही आपकी ब्लेंडिंग हो रही है, उसी में ही आपका लुब्रिकेशन हो रहा है, उसी में ही साइजिंग हो रही है, उसी में ही हर प्रोसेस चल रहा है। तो हमें दूसरे इक्विपमेंट्स का तो यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब जब हम दूसरे इक्विपमेंट यूज़ ही नहीं करेंगे तो क्रॉस कंटामिनेशन होगा कैसे। तो इसका फ़ायदा ये है, इस इक्विपमेंट का फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी स्पेस जो रिक्वायरमेंट है, स्पेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होगी। क्योंकि अगर आप अलग अलग चीज़ें लोगे, अगर आप अलग ब्लेंडर लोगे, अलग आप रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर लोगे, अलग FBD लोगे, तो उससे क्या होगा, स्पेस भी आपका ज़्यादा जाएगा। और अगर आप ऐसा कोई इक्विपमेंट लेते हैं जिसमें मल्टी फंक्शनल प्रोसेसर, सब कुछ उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, तो उससे क्या होगा, हमारा स्पेस भी बचेगा और हमारा क्रॉस कंटामिनेशन के भी चांसेस कम हो जाएंगे। और क्या हो सकता है, कुछ आपके जो मटेरियल होते हैं वो बहुत हज़ार्डस होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं आपके पर्सन के लिए, तो वो क्या होगा, उससे भी हम चीज़ें बच सकते हैं क्योंकि हम उसके कांटेक्ट में ही कम आएंगे। अगर हम अलग अलग इक्विपमेंट में यूज़ करेंगे तो हम दोबारा से अगर हम ब्लेंडर से निकालेंगे तब भी हम उसके कांटेक्ट में आएंगे, फिर अगर हम ग्रैनुलेशन प्रोसेस में जाएंगे तब भी हम उसके कांटेक्ट में आएंगे। बट इस इक्विपमेंट को यूज़ करने से ये होगा कि हम उसके कांटेक्ट में ही कम आएंगे। इस वजह से क्या हो सकता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट के कांटेक्ट में कम आएंगे जो हज़ार्डस हो और हमारी जान भी बच सकती है। तो इसलिए हम ऐसा पायलट प्लांट में ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए जो एक टाइम पे ही कई सारे काम को कर दे। अब नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग। तो जैसे सब में हो रहा है ग्रैनुलेशन में या फिर ब्लेंडिंग में, ऐसे ही आपका ड्राइंग में भी हमें चेक करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी ड्राइंग के टाइम पे। अगर आपका हॉट एयर ओवन है, अब दो तरह से ड्राइंग हो सकती है, एक हो सकती है हॉट एयर ओवन से और हो सकती है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से, जिसको हम बोलते हैं FBD फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर या फिर हॉट एयर ओवन। इन दो से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। अब हमें हॉट एयर ओवन में क्या क्या चेक करना होगा, हॉट एयर ओवन में हमें चेक करना होगा कि हमारा एयर टेम्परेचर कैसा है, जो टेम्परेचर है वो कितना है, कितना जो आपका टेम्परेचर का जो एयर फ्लो है वो कितना है, जो आपकी ट्रे है वो कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होगी हॉट एयर ओवन में। और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में हमें क्या क्या चेक करना होगा कि जो आपका वही चीज़ें, जो रेट क्या है एयर फ्लो का, इनलेट जो अंदर आपका टेम्परेचर है, इनलेट एयर टेम्परेचर वो कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होगी किसमें, आपके ड्राइंग में। और क्या हो सकता है, और हमें ड्राइंग के अलावा और क्या चीज़ें देखनी होगी कि आपका पार्टिकल साइज़ कैसा है, कि आपका पार्टिकल साइज़ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, क्योंकि पार्टिकल जो साइज़ है वो भी हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म होगा तभी उसकी फ्लोएबिलिटी भी बढ़ेगी, तभी उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ेगी, तभी उसकी फ्लोएबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, तभी कंप्रेसिबिलिटी भी अच्छी होगी। इसलिए आपका जो मटेरियल है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो उसका पार्टिकल साइज़ भी यूनिफॉर्म होना चाहिए।
अब क्या होता है, अगर आपके लार्ज पार्टिकल्स होंगे, अगर आपका ग्रैन्यूल्स का जो साइज़ है वो लार्ज होगा, तो क्या हो सकता है, वेट वेरिएशन आ सकता है। और कौन सा डिफेक्ट आ सकता है, मॉटलिंग डिफेक्ट आ सकता है। अगर ध्यान से सुनना, अगर आपका पार्टिकल साइज़ लार्ज होगा तो क्या क्या हो सकता है, मॉटलिंग हो सकती है और वेट वेरिएशन आ सकता है। अगर ज़्यादा फाइन होगा, बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होंगे, तो भी आपके क्या हो सकता है, वेट वेरिएशन, कैपिंग आ सकती है, लैमिनेशन आ सकती है। तो ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा फाइन हैं। और अगर, तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, ना ही हमारे जो पार्टिकल्स ओवर साइज हो, ना ही अंडर साइज्ड हो, हमारे जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी में होना चाहिए। और हम क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, लास्ट में लुब्रिकेंट्स और ग्लाइडेंट्स ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम ग्लाइडेंट्स यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या प्रोसेस पैरामीटर्स हम देख सकते हैं, किसमें, पार्टिकल साइज़ में। इसमें हम यही प्रोसेस पैरामीटर देख सकते हैं कि जो आपका मिलिंग में होती है पार्टिकल साइज़, ये तो सबको पता ही होगा कि मिलिंग जब आपकी होती है, मिलिंग में क्या होते हैं, जो आपके बड़े बड़े साइज़ हैं पार्टिकल्स के वो छोटे में हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि मिल टाइप कैसा है, कैसे मिलिंग हो रही है, स्पीड क्या है मिलिंग की, जो आपके ब्लेड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं उनका टाइप क्या है, किस कॉन्फ़िगरेशन से वो कट कर रहे हैं, और स्क्रीन साइज़ क्या है, जो हमने स्क्रीन ऐड की हुई हैं। स्क्रीन क्या होती है, जो आपकी छन्नी होती है, इस टाइप की जो स्क्रीन्स लगी होती हैं, ऐड होती है मिलिंग में, वो उनका साइज़ क्या है, उनका टाइप क्या है, और फीडिंग रेट क्या है। फीडिंग रेट मतलब जब हम फीड कर रहे हैं अपना पाउडर, जब हम मिलिंग में, कोई भी मिल ले सकते हो आप, मल्टी मिल हो गई, बॉल मिल हो गई, कोई भी मिल ले लो, उसमें जब हम फीड करते हैं अपना पाउडर, तो फीड करते टाइम आपको ये देखना हो हम किस रेट से कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमने सारा ही कंटिन्यूस हम डाले जा रहे हैं, तो थोड़ा क्या होगा, इम्प्रॉपरली आपकी जो पार्टिकल्स हैं वो मिलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें क्या होगा, उसका रेट भी देखना होगा कि हम किस रेट से फीड कर रहे हैं। तो ये आपका आता है पार्टिकल साइज़ के अंदर। तो आज हमने जो पढ़ा वो समझ में आया आप सब लोगों को? आज हमने पढ़ा है पायलट प्लांट स्केल ऑफ कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स। फर्स्ट हमने पढ़ा मटेरियल हैंडलिंग, ब्लेंडिंग, ग्रैनुलेशन, ड्राइंग और पार्टिकल साइज। इन सब के बारे में आपको समझ में आया? पीयूष, अनुभव, हर्ष, अनमोल, आया समझ में? मानसी, मंजीत, कोई डाउट? मंजीत, सरफराज, पीयूष, ठीक है। तो जो आगे के इसमें आपकी कंसिडरेशंस है सॉलिड्स के ही, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है ये, इस टॉपिक है, तो ये हम आगे दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।